जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। और हम एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रामर का। हमने टेंस सीखा बेसिक से और उसके बाद में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में हम टेंस आधारित उसको कर रहे थे दिन प्रतिदिन, और जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का कुछ भाग सीखा। और पास्ट टेंस के अंदर कल की क्लास में हमने सिंपल पास्ट और उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बेस पर जो भी सेंटेंस होते हैं उनका किस आधार पर यहाँ पर किस शर्त पर उनको कन्वर्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वो चीज़ें हमने कल सीखी। और आज की इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि टेंस पर आधारित जो हमारी 8 टाइप होती है, टेंस के बेसिक्स रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। तो 5 रूल हम कंप्लीट कर चुके थे, अब 3 रूल और बचे। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बचा है और उसके साथ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो बनता ही नहीं, फिर सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट का। ये आज की क्लास के अंदर ये चीज़ हमको सीखनी है। और उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर क्या क्या सीखा, और वो हम चीज़ पहले थोड़ी सी देख लेते हैं। जिसके अंदर हम आज क्या पढ़ रहे हैं आप सभी को पता होगा, हम वॉइस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वॉइस का मतलब होता है वाक्य और इसका मतलब होता है डायथेसिस और वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है। ये चीज हमने सीखी थी पिछले दिनों में। तो उन पिछली क्लासेस के आधार पर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने जब भी आपको बताया था कि बीच बीच में मैं रिवीजन करवाता रहूंगा कि एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है। एक तो एक्टिव वॉइस की पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कोई भी मेन वर्ब यानी वर्ब लिख दो और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये पहचान होती है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, जो वर्ब होती है वो आपकी सब्जेक्ट से बाद में आती है। ऐसे समझो तो वर्ब से सब्जेक्ट पहले आता है। ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब से सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का क्या है, एक्टिव वॉइस का। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बात। दूसरी बात आप ध्यान क्या रखोगे, जिसके अंदर डूअर का काम कौन करे, ये थोड़ी लेवल की बात है। जिसके अंदर डूअर का काम कौन करे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करे डूअर का, और रिसीवर का काम कौन करे, RECEIV, रिसीवर का काम करे तुम्हारा कौन, ऑब्जेक्ट। कौन करे, ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें हमने सीखी थी, जिसके अंदर डूअर सब्जेक्ट का काम करे, रिसीवर किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। RECIEVER होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें हमने अच्छे से सीखी थी, जिसके अंदर डूअर सब्जेक्ट का काम करे, रिसीवर ऑब्जेक्ट का काम करे। अब पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमारा, यानी पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और उसके बाद में आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और फिर आती है मेन वर्ब, ठीक है। और मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखो आप, और फिर हमारा बाय लग के क्या लगता है, फिर लगता है सब्जेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी। अब इसको पहचानो को कैसे, एक तो वो तरीका डूअर किसका काम करे, डूअर काम करने लग जाए ऑब्जेक्ट, और रिसीवर किसका काम करे, सब्जेक्ट का, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो मेन वर्ब इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट ना आके पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ये दूसरा तरीका पहचानने का। अब ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो सकती है ना, और कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी प्रोनाउन का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज, कोई वस्तु। वो ऑब्जेक्ट, वस्तु खुद काम नहीं कर सकती, काम तो करता है ना। तो ऐसी बात आपको समझनी है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस, और मेन वर्ब से पहले यदि ऑब्जेक्ट मिले आपको तो वो क्या होगा, पैसिव वॉइस। और साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म आती भी है और कई जगह नहीं भी आती, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन कोई भी सेंटेंस आप पैसिव वॉइस का बना रहे हो तो उसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, तो उसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसके अंदर हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। साथ ही और पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव वॉइस के अंदर आनी जरूरी है, और उसके साथ साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना भी जरूरी है। तो ये 2 चीजें हमने जानी, और ये तो हमने बेसिक जाना। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या था, तो एक्टिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, उसके साथ में था ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। अब इसको पैसिव में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, और उसके बाद में हमने लगाई थी हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज, आर और एम। कौन सी लगाई, इज, आर। अभी नोट नहीं करना, ये चीजें रिवाइज कर रहे हैं हम पिछली क्लास होगी। गत हमने 2 क्लासेस के अंदर कौन कौन सी बातें जानी तो वो चीज में रिवाइज करवा रहा हूँ। इज, आर, एम के बाद में हमने क्या लगाया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर, ये कॉमन बात है सभी को आती है, बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात हमने
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब पीसी का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या सीखेंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की पहचान, उसकी एक्टिव की पहचान थी इज आर एम, और फिर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, ये तो पहचान थी उसकी, और फिर ऑब्जेक्ट भी था उसके अंदर। क्लियर, ये पहचान थी एक्टिव वॉइस की। अब पैसिव की पहचान क्या होगी, तो ऑब्जेक्ट उठ के सबसे पहले आएगा, जगह का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब तो इज आर एम ही आएगी, लेकिन उसके साथ साथ में मेन बात क्या कॉन्टिन्यूस है, क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म फिर बाय लग के ऑब्जेक्ट, ये पहचान भी हमने सीखी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट परफेक्ट, पीपी का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने सीखा था सब्जेक्ट, उसके बाद में है जेव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव की स्ट्रक्चर, किसकी, एक्टिव की, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आए, इसको ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लाने के बाद में हमने है जेव का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब है जेव, और है जेव के साथ में हमने क्या लगाया, बीन, फिर मेन वर्ब की क्या लगाया, थर्ड फॉर्म, और देन उसके बाद में ये आपका बाय लगाकर फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट। ये चीजें हमारी चलती थी, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से मैंने विद एग्जांपल अच्छे से नोट करा रहे हो पिछली क्लासों के नोट्स के अंदर। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट, क्या पढ़ा था, नहीं पास्ट इंडेफिनिट, क्या पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने एक चीज सीखी, क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर क्या होता ऑब्जेक्ट, ये पहचान होती पास्ट इंडेफिनिट की। इसका हमने पैसिव वॉइस समझा था भाई मेरे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने सीखी थी कॉन्टिन्यूस वाली ऊपर आ जाती है, ठीक है, एक कदम वाजवर, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा के जो काम चल रहा हो, ठीक है। और कल एक सेंटेंस लास्ट की क्लास में हमने देखा था पास्ट, ये आपका कॉन्टिन्यूस, पीसी का मतलब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान सीखी थी आप सब में, आप बताइए, रिवाइज कीजिए, आपको याद होगी अच्छे से, मेरी आशा है कि आप अच्छे से याद की होगी आपने। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हमने पहचान सीखी थी, एक्टिव की पहचान बताओ पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद में वाजवर, और वाजवर के साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के अंदर इज आर एम आता है तो उसके अंदर क्या आता है, वाजवर आता है, बाकी सेम चीजें, और फिर ऑब्जेक्ट भी आता होगा, क्लियर। ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में आना ही, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी। फिर हमने कल की क्लास में क्या जाना कि इसका ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बना रहे हो तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठा के लाओगे, फिर आप लाओगे वाजवर को, और वाजवर के बाद साथ आप एक बीन लगाओगे, क्या लगाओगे, बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के सब्जेक्ट, ये ऐसे चलता जाएगा। आई समझ बात। तो हमने ये कल जितनी 2 क्लासेज हुई थी हमारी वॉइस की, आज हमारी 3rd क्लास है इस वॉइस चैप्टर की, एक्टिव पैसिव वॉइस बोला जाता है जिसे। और इन पिछली 2 क्लासेस उसके अंदर हमने क्या चीजें सीखी वो मैंने आपको मोटे तौर पर पहले आपको जो ये थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट थे, सारी की सारी समरी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी थी। ये समरी आपको अच्छे से हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स रूल्स में केवल आपको स्ट्रक्चर ही याद होना चाहिए, बाकी अलग से कोई ढंग का सेंटेंस आया तो उसके अंदर क्या मतलब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या फिर क्या प्रीपोजिशन लगेगी, मेन खेल थोड़ा सा प्रीपोजिशन आपको समस्या आती है, तो वो भी धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, साथ ही साथ वो एग्जाम्पल भी इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर हम सारी की सारी प्रीपोजिशन भी कवर कर लेंगे, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और संभवतः जितनी भी प्रीपोजिशन पूछी जाती है, अब इस ऐसे नहीं है कि भाई एक्टिव वॉइस पढ़ने से पहले सारा का सारा प्रीपोजिशन पढ़ ले। प्रीपोजिशन चैप्टर ग्रामर में लार्ज चैप्टर में सबसे 1-2 नंबर पर सबसे बड़ा चैप्टर है प्रीपोजिशन, तो उसको 1-2 दिन में हम पढ़ नहीं सकते। फिर भी उसकी मोटी तौर पर जो फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें जो पूछी जाती है पैसिव में फिक्स प्रीपोजिशन आती है, जैसे फॉन्ट के पीछे ऑफ लगता है, तो उसी प्रकार से फिक्स प्रीपोजिशन है वो हमें सीखनी होगी, जैसे इंटरेस्ट के पीछे इन लगता है उसी प्रकार से, ठीक है ना। अब वो किसी व्यक्ति के सेंस में, किसी समथिंग के सेंस में वो अलग सेंस होता है, ये नोट करो। आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट से, आप ये नोट कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कुछ हेडिंग की और आगे की तरफ, जिसमें हम जान रहे हैं ये आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट से।
और पास्ट परफेक्ट में हमने कल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट तो परसों पूरा हो गया था समथिंग, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, साथ ही ये सिंपल पास्ट और पास्ट, ये आपका सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस तक हम कल आ गए थे। आज हमारा अगला टेंस है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट। हेडिंग डालिए और इसको आप नाम दीजिए 7th नंबर, या 6th नंबर पढ़ रहे हैं ना। वैसे टेंस की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, लेकिन हमारे ये 6th नंबर रूल में काम करेगा, क्योंकि हमने एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा नहीं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो मैंने कल आपको शुरू की क्लास में समझाया था कि लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान रखना। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। और हम शुरू से पढ़ते क्या आ रहे हैं वो आपको पता है, लिख दो यहाँ पर हेडिंग डाल के कि पैसिव वॉइस based on passive voice based on tense, passive voice based on tense, passive voice based on tense, ये चीज पढ़ रहे हैं। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जानो। स्ट्रक्चर में क्या जानोगे? एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो एक्टिव का स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का जो टेंस का होगा वही होगा, क्योंकि हम टेंस आधारित पर ही जानते हैं। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आया होगा, एक्टिव में तो सब्जेक्ट आएगा ना पहले, बिल्कुल। फिर क्या आएगा? हेड, और फिर क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी। एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट का, वो मेरे भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी चीज समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना होता तो मैं पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनाता? सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाता। यही काम हम करते आ रहे हैं, और 8th रूल, सारे के सारे रूल्स में हम यही काम करेंगे। और पैसिव का यही फंडा होता है कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, मतलब डूअर की जगह रिसीवर और रिसीवर की जगह डूअर, ये चीज ध्यान में रखनी है। सब्जेक्ट हो गया, फिर हेड हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गई स्ट्रक्चर एक्टिव की। ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हेड, और उसके बाद में क्या लगेगा? बीन। अब याद करवाने का, यानी बहुत सारे मतलब विद्यार्थियों को ये तकलीफ होती है कि हमें टेबल याद नहीं होती। तो इसमें यदि टेंस की आपको बेसिक्स नॉलेज है, नहीं कि भी जा रहे हम कौन से मात्रा है, आज पर कौन से पार्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। बस कॉन्टिन्यूस के अंदर, आप कंटिन्यूस के अंदर आपको क्या लगाना? बीइंग। क्या लगाना? केवल और बीइंग। और परफेक्ट के अंदर केवल और केवल आपको लगाना है हेड के बाद में बीइंग। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गए, फिर हेड आ गए, फिर बीन आ गए, फिर यहाँ पर आएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने के बाद में आपका लगेगा प्रीपोजिशन बाय, और बाय लगने के बाद में क्या लगेगा? सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना आपको पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव में ये स्ट्रक्चर, पैसिव की ये स्ट्रक्चर। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल से, नहीं एग्जीग्रेस एग्जाम्पल्स हम समझते हैं एक एक करके, जिसमें पहला एग्जाम्पल मैं जानता हूं, जैसे कहते हैं they had played a basketball, वे बास्केटबॉल खेल चुके थे। ये कोई सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले आपको क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट को आप उठा के आगे लाओगे। ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? मतलब आप ऐसे पहचान सकते हो यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो, कि दे हैड प्लेड, वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? तो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? बास्केटबॉल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया, बास्केटबॉल। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हेड ही लगेगी इसमें, ठीक है, हेड लगा दिया। उसके बाद में क्या लगेगा? बीन लगेगा। अच्छे से पहचानते जाइए। यदि 2-3 क्वेश्चंस एग्जांपल नहीं बन रहे तो इस फॉर्मूले की बदल दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना, मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको बीन लगाना, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके बाय लगाना। ए बास्केटबॉल हैड बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड, और बाय किसके द्वारा? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा या फिर दे होगा, वो आप बताइए। तो आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में यूज होता है। दे प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। तो ये दे नहीं है, इसलिए दे को कट किया, क्योंकि देम की जरूरत है, क्योंकि बाय क्या है? प्रीपोजिशन। आया समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। अब इस एग्जाम्पल्स को और फॉर्मूले को मैं 2 मिनट आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो
जल्दी से आज हमें ये 8 के 8 रूल खत्म करने हैं, जिसमें हम अभी हमें 5th रूल पर, हम 6th रूल पर पहुंच चुके हैं। 5th रूल हमने 5 रूल हमने कंप्लीट कर चुके थे हम, ठीक है। आज क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद में हैड के बाद में एग्जांपल लिखो, ही हैड फिनिश्ड ए लेसन। ही हैड FINISHED फिनिश्ड ए लेसन, LESSON। He had finished a lesson। ये हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले इस एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बनाना। क्या करोगे आप? ये हमारा पहचान लो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओगे तो ए लेसन आगे आ गया। ए लेसन के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेड। फिर क्या लगेगा? बीन। और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दी हुई है। परफेक्ट की खूबसूरत बात ये कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो देख के रखता है एक्चुअली में। तो पैसिव में हमें सेम ही लगा रहेगा, ठीक है। ए लेसन हेड और बाय प्रीपोजिशन लगी, उसके बाद में ही का क्या हो जाएगा? हिम। आया समझ में? मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बढ़ो आगे की ओर, और आगे में कुछ और हम सीख जानते हैं। चलो अगला सेंटेंस में लिखता हूँ कि आई हैड लॉस्ट ए पर्स। अगला सेंटेंस लिखो, आई हैड लॉस्ट ए पर्स। इसका आप ऐसी वॉइस जल्दी से बनाओ कि मैंने एक पर्स को खो दिया। अगला, वी हैव प्लान्ड ए ट्रिप, है ना। हम एक, वी हैव PLANNED प्लान्ड ए ट्रिप, TRIP, ठीक है। हट रहा हूं मैं थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। हम एक ट्रिप का प्लान बना चुके थे, और हम मैं पर्स खो चुका था, ठीक है ना। यानी मेरा पर्स खो चुका था, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। पास्ट के अंदर कोई काम कंप्लीट हो चुका था, ये आपको ध्यान रखना। जल्दी से आप करिए, फिर कोई तकलीफ नहीं, बनाओ जल्दी से। ए लेसन ये तो बन गया ना, ये He had finished a lesson, इसका तो ये बन गया। ये दोनों सेंटेंस बनाने बिल्कुल। एक पर्स क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? तो सब्जेक्ट है हमारा आई, और हेड, और ये क्या? ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं। अब इस सेंटेंस का मैं यहाँ लिख देता हूँ सामने, जैसे यहाँ पर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ, ऐसे लिख दिया करो पेंसिल से कि नीचे भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे है ना, ए पर्स के नीचे, और ये क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और ये हमारा क्या? सब्जेक्ट। अगर अब ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाना, तो ऑब्जेक्ट ए पर्स पूरा आएगा, ए पर्स, उसके बाद में हेड, और फिर बीन लगेगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट लगेगी, फिर बाय लगेगा। अब तो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। आप जल्दी से कर पाते हो क्योंकि आपने बेसिक्स अच्छे से कवर किया। 2 क्लासेस के अंदर हम बेसिक जाना, और अभी भी हम बेसिक्स ही सीख रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल में मैंने शुरू में बेसिक्स बता दिया। एक ही बात ध्यान रखनी, हेड और बीन के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगाना बस। तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस सेम टू सेम लिखा हो, पर्स लिखा हो, इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए। उसने कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब हेल्पिंग वर्ब तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही आनी है, तो कोई बात ही नहीं होगी अक्सर, ठीक है। हेड बीन लॉस्ट बाय किसके द्वारा? आई का क्या हो जाएगा? मी। मेरे द्वारा एक पर्स खो चुका था, ठीक है। समझ में आएगा? वी हैव प्लान्ड ए ट्रिप, हमें ट्रिप का प्लान बना चुके थे। अब देखो सबसे पहले क्या, ये तो है आपका सब्जेक्ट। आप वी से देख लो, वी यानी हम, सब्जेक्ट काम हम कर रहे, प्लान हमने बनाया। क्या बनाया? प्लान बनाया। किसका? ए ट्रिप। व्हाट? प्लान। अब किसका प्लान? ए ट्रिप। क्या होगा? ए ट्रिप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए ट्रिप, ये ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ए ट्रिप। और उसके बाद में हमारी क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लांट, PLANNED प्लांट, और उसके बाद हम बाय प्रीपोजिशन लग के वी का क्या हो जाएगा? अस। आया समझ में? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, आप इसको करते रहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई हैड स्टडीड इंग्लिश, ठीक है ना। जल्दी से लिखो, मिटाता हूं मैं, करो जल्दी। हो गया यहाँ तक? ठीक है। इस सेंटेंस को आप लिख दो, फिर हम 2 सेंटेंस में यहाँ पर और लिखवाता हूँ। आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, यानी अध्ययन कर चुका था। आई हैड STUD, वही हट जाएगा, IED लग जाएगा, ठीक है ना। IES लगता है इसी प्रकार स्टडीज। आई हैड स्टडीड इंग्लिश, बनाओ इसका, नोट कर लिया करो मेरे साथ साथ, मैं समय बहुत देता हूँ आपको, फिर भी
क्लास 1 घंटे के अंदर खत्म करनी होती तो एक मिनिमम मैक्सिमम जितना का जितना मिनिमम समय लेकर मैक्सिमम कंटेंट जितना प्रोवाइड करवा सकता हूँ उतना मैं करवाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। लिखो जल्दी। आई हैड स्टडीज इंग्लिश। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। कैसे पहचाना? हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका होगा? पास्ट परफेक्ट का होगा, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में ही आती है। अब इसका पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या? स्टडीज व्हाट? इंग्लिश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इंग्लिश हैड बीन आएगा ना, बीन और स्टडीज सेम टू सेम, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रही है। बाय किसके द्वारा? आई का क्या हो जाएगा बताओ? मी। एक बात सारे के सारे मेरे साथ जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है उसका रिवाइज करोगे। ध्यान रखो माइंड के अंदर, इधर सब्जेक्टिव और इधर ऑब्जेक्टिव है ना। यहाँ पर ऐसे समझो, राइट की तरफ ऑब्जेक्टिव और लेफ्ट की तरफ सब्जेक्टिव। जहां भी आप बैठे हो, आपका मेरा ये राइट है, ठीक है, तो आपका राइट को वो सामने वाला इस साइड वाला होगा। उसी प्रकार से मेरा ये लेफ्ट है तो आप वाला लेफ्ट ही होगा। अब मेरी बात सुनो, विपरीत होगा। अब देखो, सबसे पहले आई है सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस में के सामने क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा? मी। वी का क्या होगा? अस। दे का क्या होगा? देम। और यू का क्या होगा? यू। इट का क्या होगा? इट। और नेम का क्या होगा? कोई नेम होगा। उसके बाद बचा कौन? ही बचा। ई का क्या होगा? हिम। और सी का क्या होगा? हर। ये इतने ही होते हैं। दे का क्या होगा? देम। ये इतनी चीजें होती है, आपको ध्यान रखनी। दे का मैंने वापस बोलते, दे का क्या होता? देम। ये बार बार आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और यदि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में जाना है, भाई जहां पर ऑब्जेक्ट है आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव से आप सब्जेक्ट में भी बदल सकते हो। ठीक है ना। तो मी का क्या होगा? आई। देम का क्या होगा? दे। यू का तो यू, ये इट का इट, और नेम का नेम, और हर का सी, हिम का ही, अस का वी। आया समझ में? इसी प्रकार से आपको समय समय पर रिकॉल करना, चीजें धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको समय देना होता है। आप उसको समय देना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे उस चीजें में आप अच्छे से उसको कवर कर पाओगे। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो और अच्छे से इन चीजों को सीखो। बन गए ये सेंटेंस। अब इसको मैं हटा के अगले सेंटेंस देखता हूँ, फिर हम बढ़ते आगे फ्यूचर की ओर। ही हैड टेकन माई बैग। सेंटेंस लिखो आप। He had taken my bag. वो मेरा बैग ले चुका था। ठीक है ना। He had taken my bag. जल्दी करो। He had taken my bag. अगला सेंटेंस लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। He had taken my bag. लिखो। ये PYQ सेंटेंस आए हैं तो मैंने सोचा ये लिखवा दूं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एडवांस में जो एसएससी में बड़े पेपरों में जो क्वेश्चंस पूछे उनको हम लाएंगे। ठीक है। बेसिक्स वाले हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस सभी में सेम ही होता है। किसी में बेसिक्स क्वेश्चन देता है तो किसी में हार्ड क्वेश्चन देते हैं, लेकिन होते क्वेश्चन सभी में सेम ही। यदि इन टाइप के आधार पर सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस की लैंग्वेज थोड़ा लैंग्वेज का दायरा एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी या फिर वो थोड़ा सा हार्ड कर सकता है, आपको समझ में नहीं आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। He had taken my bag. वो मेरा बैग ले चुका था। ये आपका क्या है? कोई सेंटेंस है एक्टिव का, इसको आपको पैसिव बदलना। अगला सेंटेंस लिखो। अगला सेंटेंस क्या है कि she had written notes. वो नोट लिख चुकी थी। क्या लिखोगे? she had written, WRITT, इसमें डबल टी है ना, ING में भी नहीं लगता। she had written notes, NOTS, notes, वो नोट्स लिख चुकी। अगला सेंटेंस, द मैच हैड बीन वॉन। ऐसे लिखो, वी हैड वॉन द मैच। बहुत अच्छा सेंटेंस, हम मैच जीत चुके थे। तो वी हैड वॉन। एक सेंटेंस में नेगेटिव का भी करवा दूंगा, नेगेटिव की टाइप अलग से पढ़ेंगे नहीं, इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे कुछ टाइप। वी हैड वॉन द मैच, वी हैड वॉन द मैच। बनाओ इसका जल्दी से, तीनों सेंटेंस का अच्छे से बनाओ मेरे साथ साथ। He had taken my bag, उसने मेरा लिया। क्या लिया? What? तो आप क्या कहोगे? बैग लिया। क्या लिया? बैग लिया। तो ये बैग क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही। इसमें देखो, she had written notes, वो लिख रही थी। क्या लिख रही थी? नोट्स लिख रही थी। तो ऑब्जेक्ट का आंसर तो आ रहा है ना। ठीक है। We had won the match, हम जीत चुके थे। भाई किसी को हम जीत चुके थे, वो कहेगा क्या जीत चुके थे? तो आप क्या कहोगे? द मैच, मैच जीत चुके थे। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ में आई? अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो माई बैग, माई बैग, लेग नहीं बैग, ठीक है। माई बैग हैड, उसके बाद में बीन, है ना।
उसके द्वारा मेरा बैग लिया जा चुका था। ऐसे माई बैग हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म दे ही रखी इसने, कोई शक नहीं कर सकते आप एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, टेकन बाय किसके द्वारा, और ये का क्या हो जाएगा, आया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। अगला, सी हैड रिटर्न नोट्स। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, नोट्स, सिंगुलर और प्लूरल और हेड ही लगेगा, हेड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे वाज वर्ब, तो वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, इज आर एम तो इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, हैज एवं हैज सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए, वो बात है समझना है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट कैसा भी हो, और वर्ब हेड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कैसा भी हो, उसी प्रकार समझना है। डिड भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो भले प्लूरल हो, ऐसा समझ। जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के लिए वो एक ही यूज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। लिखो, नोट्स हैड बीन रिटन, WRITTN रिटन बाय, किसके द्वारा, सी का क्या हो जाएगा, हर, उसके द्वारा नोट लिखे जा चुके थे। वी हैड वॉन द मैच, द मैच, हम मैच जीत चुके थे, द मैच दिख रहा होगा आपको यहाँ से, द मैच हैड बीन वॉन बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस। तो उसी प्रकार से आपको ये सेंटेंस यहाँ तक आए होंगे कवर, आपने कोशिश की होगी कवर करने की। तो धीरे धीरे इन सेंटेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में जरूर आएगी। आया समझ में, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं, ये देता हूँ आपको होमवर्क। ही हैड रिटन ए लेटर, वो एक लेटर लिख चुका था, ठीक है, ये लिखो। इसका पास्ट परफेक्ट का आपको एक होमवर्क है, उम्मीद इतनी मैं आपसे रख सकता हूँ कि जब मैंने सारा का सारा पास्ट परफेक्ट आपको विद एग्जांपल्स, विद रूल्स, कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिव के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव के अंदर हेड बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो एक कॉन्सेप्ट जिसको आप क्रीम बोलते हो। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे और बाय लग जाएगा, और बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ये सेम बातें सभी के अंदर चलेगी। ऐसा नहीं कि हम इसके टेंस के अंदर केवल जान रहे भाई बाय लगेगा या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से, आगे कुछ टाइप, बहुत सारी टाइप सीखोगे आगे, तो उन टाइप्स के अंदर भी हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा, हर एक जगह बाय प्रीपोजिशन लगाना होगा। क्लियर, ध्यान रहे अब आपको। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब होमवर्क क्या है, ही हैड रिटन ए लेटर, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल WRITTN, ठीक है, WRI है ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस एग्जांपल को आप होमवर्क है आपका ये, तो आप ये करने के बाद यदि इस सेंटेंस को आपने सही कर लिया तो इसका मतलब आप काफी हद तक सारा का सारा पास्ट परफेक्ट टेंस सीख चुके हो। तो ये मेरी आपको सही सलाह, आपको इसका होमवर्क का आंसर आपको जरूर देना है जब भी आपको समय मिले। अब हम बढ़ते आगे, पास्ट कंप्लीट हो गए, पास्ट के 3 भाग जान लिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर हेड बीन आती है, मैं बता देता हूँ आपको लिख के, है ना। अगला रूल लिख दीजिए आप, मिटा दो इसको, मैं मिटाता हूँ, कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। मिटाओगे ना, चलो बैठते हैं। पास्ट को, पास्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फ्यूचर की ओर। अब अगला टेंस, इसके बाद में जो टेंस आता हुआ था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनता। नहीं बनने की वजह मैंने कल आपको बताई थी कि उसके अंदर बीन का प्रयोग होता है, और बीन होती है लिंकिंग वर्ब, और वी कैन नॉट मेक पेसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आई समझ में बात, बिल्कुल समझ में आई। क्या समझ में आई कि लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनाते, ध्यान रखना इन चीजों को। अब लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती है, जोड़ने वाली, लिंक करने वाली वर्ब। ट्रांजिटिव कल मैंने बताया था, दैट टेक या टेक्स ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जितनी भी इसके अंदर वर्बें आई
सारी की सारी वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेती है, तो वो और कुछ ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो वो हम वर्ब के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर हम सारा का सारा बेसिक्स समझ सकते हैं, लेकिन सारा का सारा चैप्टर को हम अच्छी तरीके से नहीं समझते, फिर वो मिलजुल हो जाएगा। पता नहीं पहले स्लाइड का 5 मिनट प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो तो 5 मिनट कंजक्शन पढ़ रहे हैं, अब 5 मिनट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, या फिर 5 मिनट आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, तो वो सब चीजें समझ में नहीं आएगी। एक एक चैप्टर को हम धीरे 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 करते कवर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टेंस था 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर के टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते NUOUS, ठीक है। अब इसकी दिक्कत क्या बनेगी, तो इसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे ना एक्टिव की, तो एक्टिव की स्ट्रक्चर में आपको मीन मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, सब्जेक्ट पूरा ही लिख देता हूँ, और उसके बाद में क्या आएगी? हेड, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? बीन। आ गया ना बीन, बिल्कुल। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ये पहचान होती है किसकी? और उसके साथ सिंस फॉर प्लस टेन टाइप भी लगता है, ठीक है ना, वो चीजें भी ध्यान रखना। अब इसका आप बेसिक वॉइस नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर बीन का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ? बीन। और बीन हमारी कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और हमने कल बताया था क्या लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, तो आप सभी कहोगे कि लिंकिंग वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये कारण है नहीं बनने का, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। खुश हो गए ना? 12 में से अपन को 8 रूल ही याद करने। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर की ओर। किसकी ओर बढ़ोगे? सिंपल फ्यूचर की ओर। जल्दी से करो इसको नोट। चलो आगे हम लिखते हैं 9 नंबर में हम टेंस पढ़ रहे हैं। 9 नंबर पर आ गए, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर। क्या नाम है उसका? बहुत ही प्यारा सा फ्यूचर का पहला ही भाग है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है? सबसे पहले एक्टिव में लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे? पैसिव में। अब एक्टिव की पहचान क्या होती है? आप सभी को पता है, विल और सेल जो मॉडल होते हैं वो इसमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? विल, उसके बाद में क्या आएगा? सेल, फिर क्या आएगा हमारा? मॉडल। और मॉडल तो आ गए विल सेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लिख सकते हैं आप, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि फिर बी के लिए आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। बाकी सबकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म समान होती है, कई बार मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट विल सेल, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, या फिर मेन, या ऐसे लिखता हूँ मेन वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म लिखो, बीएफ लिखो। बीएफ का मतलब बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म। किसके बाद में? विल और सेल के बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आई। अब बेस फॉर्म सभी की एक ही होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब इसका पैसिव बनाना, ऑब्जेक्ट को आप उठा के पहले लाओगे। आइयो आप इतना तो कर चुके होंगे, भाई ऑब्जेक्ट तो आएगा, मन में सोचते रहो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद। ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल आगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर क्या आएगा? फिर आएगा हमारा क्या, बताओ? बी। क्या लगेगा? बी। ये है अलग सी बात, इस बात का ध्यान रखना, ऐसे आपने कहीं समझी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। विल सेल बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, बाय लगा के सब्जेक्ट, ये ध्यान रखने योग्य बात। बताओ, एक सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं, 9 नंबर पर आता है, और इसमें एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? विल सेल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म, और पैसिव की बेस फॉर्म किसे कहते हैं पता? वर्ब फॉर्म, ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच मेक आईएनजी, या फिर विच ऐड एस या ईएस, जिसके अंदर आप ऐड कर सकते हो आईएनजी को, या एस और ईएस को जोड़ते हो, उसी को बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म होती है, पहली फॉर्म। जितनी भी सारी की सारी वर्ब्स होती है जिनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म समान होती है, केवल एक ही वर्ब ऐसी है बी, बी नहीं होना, तो उसकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ना लिखा के बेस फॉर्म लिखा है, फिर तो वो रट्टे वाली बात हो जाती है। आप ये चीज हाँ समझ गए, लेकिन कभी पेपर में करो तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ये चीज आप ढंग से ग्रामर के बारे में पकड़ रखोगे तब आपको पता चलेगा कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। हाल फिलहाल आप इतना लिख के छोड़ दीजिए और इसको समय समय पर रिवाइज कीजिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद में ये विल सेल, फिर क्या लगेगा? बी लगेगा। इसमें बड़ी बात क्या? बी किसके अंदर लगता है? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। आया समझ में? ठीक है। अब मैं देता हूँ आपको ये ऊपर वाला भाग रिमूव करके, यहाँ पर एग्जाम्पल हम सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने कि ममता विल राइट ए पोएम, ममता एक पोएम लिखेगी। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बनाना, आप कैसे बनाओगे? सिंपल सा सेंटेंस है, बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। लिखो MAMTA, ममता विल राइट ए पोएम, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, तो आप सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, ठीक है। विल हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या होगी? वर्ब की बेस फॉर्म। और पोएम क्या हो गया यहाँ पर? ये वर्ब है, ठीक है ना। और ये पोएम क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई समझ बात? हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे। ए पोएम को उठा के आगे लाए, ए बड़ा हो गया, ए पोएम। उसके बाद में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल। अब आप कहोगे सेल क्यों नहीं आया? तो आप ए पोएम के लिए आपको सेल नहीं लगाना, विल ही लगाना। क्या लगाना? विल। विल और सेल का यूज मैंने आपको टेंस के अंदर बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करोगे, बाकी सबके साथ विल। और बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव में आप आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हो और सेल भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बाकी सबके साथ तो विल लगता ही है। अब ए पोएम विल बी रिटन बाय, सब्जेक्ट कौन है? ममता। लिखो MAMT। हो गया? यहाँ तक आया समझ में कि ए पोएम ऑब्जेक्ट है ये, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन, ये आपकी बीइंग, इसको जोड़ रही वापस बी आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और उसके बाद बाय प्लस ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्टिव केस यानी ममता। अब मेरी बात सुनो आप, ये सेंटेंस आपको समझ में है? ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस था। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में विल और सेल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती। पैसिव वॉइस के अंदर क्या था? विल सेल लगा के बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी। थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है। ये बी लगने का कारण ये है क्योंकि ग्रामर ने यहाँ पर सौगंध दिखाई है कि विल और सेल के बाद में बेस फॉर्म ही आएगी। अब बेस फॉर्म आएगी तो फर्स्ट को इसीलिए बी लगा, और मैंने कहा ये बी बेस फॉर्म होती है। इसी बात में आपको समझा रहा था, इसीलिए। अब आप कहोगे बी क्यों लगा, बीन क्यों नहीं लग सकता? बीन क्यों? कॉन्सेप्ट को समझो आप, कॉन्सेप्ट को। जितना आप रट्टा मारोगे या जितनी आप शर्माओगे इस चीजों में, तब तक ये चीजें आपके अंदर से खुद जगह बनाएगी, और गलत चीजें पढ़ कर आप हमेशा के लिए वो गलत चीजें पढ़ोगे, बार बार दोहराओगे, तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। फिर उस गलत बात को भी निकालना बहुत अलग चीज है। अब एग्जाम तो कुछ बार बच्चों को पूछते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, भाई आई एम ए टीचर, है ना, या आई एम ए स्टूडेंट लिख दो, आई एम ए स्टूडेंट। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एम क्या है? बच्चे कहते हैं एम तो हेल्पिंग वर्ब है। अब उनके अंदर वो ठूस रखी बात बेसिक से शुरू से कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब ही होती है, लेकिन टीचर के, उनके गुरुजी के पढ़ाने का मतलब ये कभी नहीं रहा कि इज आर एम केवल हेल्पिंग वर्ब है। वो शुरू में बेसिक्स में शुरू में इसलिए समझाया था ताकि बच्चे मैच्योर कम थे। अब तो तब वो सीधे धीरे धीरे समझ पाएंगे, बड़े होंगे तो उनको आगे के जो गुरुजी पढ़ाएंगे या वही गुरुजी बाद में पढ़ाएंगे तो उनको धीरे से समझाएंगे। इसीलिए, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना कि कोई भी कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ऐसे थोड़ी बोला सरोदा के लिए एम केवल मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, एम मेन वर्ब नहीं होती। और इस सेंटेंस के अंदर एम मेन वर्ब है। जैसे दिस इज ए पेन, ही पेन, तो उसके अंदर इज हेल्पिंग वर्ब कैसे मानोगे आप? हेल्पिंग वर्ब तो बिना मेन वर्ब के आती ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब खुद का काम होता है सहायता करना किसी की, तो रट्टा नहीं मारना, इन चीजों को समझना आपको, ठीक है ना। अब जैसे पढ़ते हैं कि आर्टिकल ए एन और द तीन ही होते हैं। आर्टिकल तो जीरो आर्टिकल भी होता है, कुछ चीजों से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं, कुछ फ्रेजेस में आर्टिकल हटता ही नहीं, तो वो रट्टा नहीं माना। उस समय आप उतना कर लेते हैं भाई, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में वो चीजें आपको कम पढ़ाई गई ताकि उस समय आप वो चीजें अच्छे से कर सकें। हर एक टीचर अच्छा पढ़ाता, धीरे धीरे वो हमेशा विद्यार्थी को यही कोशिश करता है कि वो विद्यार्थी मेरा नाम रोशन करे और हमेशा वो टॉप पर जाए। तो आपको चीजें रट्टा नहीं मारनी, आपको समझनी है, सेंस समझना है कि भाई शुरू में हमने ये पढ़ा था, लेकिन इसी चीज को एडवांस लेवल का मतलब यही होता है जब आप ये 9th 10th में या 12th तक पढ़ते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ते हो, आप 12th के बाद में वहाँ एडवांस की तरफ जाते हो, वहाँ बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। अब सिंगल कोई भी चैप्टर पढ़ते हो वो चैप्टर का एंड नहीं होता, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रूल है, लेकिन धीरे धीरे आपको जितनी जरूरत होती है उतना ही आपको पढ़ाया जाता है। फिर वो अब IAS लेवल का आपको पढ़ा लिया जाए या फिर PCS लेवल का आपको पढ़ा लिया जाए, एक चैप्टर 5 महीने में खत्म होगा, एक चैप्टर को एक महीना लगेगा।
इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना और धीरे धीरे आपको जहाँ पर आप हो हमेशा कंटिन्यूटी रखो और कंटिन्यूटी के साथ अच्छे से आप पढ़ाई करते रहो। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना। तो इसीलिए व्हील और सेल मॉडल है। तो व्हील और सेल मॉडल है, तो मॉडल होने के बाद में अब व्हील और सेल मॉडल है तो इसके मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो हमें यदि हमने यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म लगी और पैसिव में हम सीधी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो बवंडर हो जाता कि नहीं होता, समस्या हो जाती ग्रामर के अंदर। भाई 5 मिनट ऊपरी बात में ग्रामर में क्या कहा कि व्हील और सेल के बाद में बी आएगा, मतलब बेस फॉर्म आएगी। और पैसिव में ग्रामर ये कहते हैं कि व्हील और सेल के बाद मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लगाओ लेकिन कुछ पहले इसका तो इलाज करो। हाँ, बी के बाद में आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। तो ग्रामर ने क्या कहा, दोनों बातों को कहने के लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर बी लगा देते हैं। और बी इसलिए लगाते हैं क्योंकि व्हील और सेल यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस इसीलिए नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर बी पहले से आता है। जिसके अंदर बी ना आता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ऐसे समझो। एक्टिव के अंदर बी और बी आना चाहिए, पैसिव में तो सब में आता ही है। अब देखो व्हील और सेल है तो व्हील और सेल के बाद बी लगा दिया, ये बेस फॉर्म। तो ग्रामर का मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर। मॉडल को क्या चाहिए थी, अपने पीछे बेस फॉर्म, व्हील और सेल के बाद बेस फॉर्म आ गई। अब आगे आप थर्ड फॉर्म लगा के आपका भली पैसिव बनाओ, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसे समझना, रट्टा नहीं मारना, वो लकीर का फकीर नहीं बनना कि एक ही चीज को बार बार आप वही रिपीट करते जाओ, ऐसा होगा ऐसा ही होगा, अड़ के बैठो, ऐसी चीज नहीं समझनी। कोई ढंग की चीज फ्री में सीखने को मिलती है तो उस चीज को आप हमेशा ग्रहण कर लो, ठीक है। ये करो नोट, फिर बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस लिखो, अशोक विल प्ले ए क्रिकेट। अशोक क्रिकेट खेलेगा। चलो बनाओ इस सेंटेंस को आप। जल्दी बनाओ। अगला इसके बाद लिखो, दे विल सेलिब्रेट होली। फुल सेंटेंस लिखो, 2 सेंटेंस का बनाता है आता हूँ। क्या सेंटेंस बोला था मैंने, ASHO के, अशोक विल प्ले क्रिकेट। और एक बात बता दूं और कि मॉडल के बाद में भले सब्जेक्ट प्लूरल हो भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब यहाँ सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पीछे बेस फॉर्म ही है। तो अशोक विल प्ले क्रिकेट, सेंटेंस क्या बन जाएगा पैसिव का, क्रिकेट will be थर्ड फॉर्म played by सब्जेक्ट क्या अशोक, ASHO के, यहाँ ए बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इससे ए बड़ा लिख दो भैया, क्लियर। और उस ममता वाले में भी एम बड़ा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अशोक। नाम बड़ा ही लिख देना, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, अगला सेंटेंस क्या कह रहा था मैं, दे विल CELEBRAT सेलिब्रेट यानी मनाना होली। वे होली सेलिब्रेट करेंगे फ्यूचर के अंदर। बनाओ इसका पैसिव वॉइस, ए होली उनके द्वारा सेलिब्रेट होगी तो होली विल बी CELEBRAT। रुको 1 मिनट में इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ, 1 मिनट रुको आप। रेटेड बाय देम, बताओ। कारण इसमें समस्या नहीं, क्रिकेट का ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया और उसके बाद में क्या हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब थी, बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के सब्जेक्ट लगा दिया, बाय लगा के। देखो होली ऑब्जेक्ट था, वे सेलिब्रेट करेंगे, आप कहोगे वे मनाएंगे, भाई क्या मनाएंगे, तो आप कहोगे होली सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको आंसर मिल गया, वाट का आंसर दिया ना, ठीक है। होली ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, यहाँ सेल विल लगेगी, बी लग गया, उसके बाद में ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी लगा नहीं है। पैसिव बनाओगे तो ये कोई जबरदस्ती बात नहीं, बी कहाँ से है, इसीलिए हमने 5 मिनट पहले सर्च किया। बी आ गए, फिर सेलिब्रेटेड और उसके बाद बाय और फिर डे, ठीक है। आगे चलो अगले सेंटेंस की ओर चलो धीरे धीरे। अब मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ कि दे विल नॉट सेलिब्रेट होली। अब नेगेटिव वाला सेंटेंस लिख देता हूँ, क्या लिखूं, दे विल नॉट CELEBRAT सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म है सेलिब्रेट दिवाली। स्पेलिंग सही है दिवाली की, ये भी होती है DEEPAWLI, वो भी होती है, दोनों स्पेलिंग सही है दिवाली की, ठीक है। देखो बनाओ इसका पैसिव वॉइस,
क्या आएगा, देखो दिवाली सबसे पहले आ गया, ऑब्जेक्ट है। फिर यहां सेल विल, तीसरे स्थान पर नॉट, बी, फिर सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, CELEBRATED सेलिब्रेट, थर्ड फॉर्म, और बाय, और किसके द्वारा, दे का क्या हो जाएगा बताओ, बताओ जल्दी से, देम, क्या हो जाएगा, देम। आया समझ में, दिवाली ऑब्जेक्ट था, उठा के आगे ले आए सब्जेक्ट की जगह, हेल्पिंग वर्ब लगा के तीसरे स्थान पर नॉट, नेगेटिव भी बना लिया। अब नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव मत बनाना, बी लगा दिया, सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगा के देम लगा दिया। नॉट नहीं आता फिर बी यहाँ जाता और नॉट हट जाता, लेकिन नॉट है तो नॉट तीसरे स्थान पर रखना पड़ेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा नॉट के आने से। अगला सेंटेंस, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है ना, आई शैल हेल्प यू, बनाओ इसका आई वाला भी बना दो, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, बताओ सेंटेंस लिखो, आई शैल हेल्प यू, जल्दी करो फिर हमें फ्यूचर परफेक्ट भी खत्म करना आज के से भी। आई शैल हेल्प यू, बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू। अब यहाँ पर तो आई के अकॉर्डिंग शैल लगा, लेकिन यू के अकॉर्डिंग तो विल लगेगा ना, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय, पेन रुकना नहीं चाहिए, बाय मी, आई समझ में भाई, ऑब्जेक्ट था उठा के आगे ले आए, और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल किसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग, फिर लगेगा बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और ऑब्जेक्टिव केस आई का, आया समझ में, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख दो, सेंटेंस की फुल प्रैक्टिस करेंगे। सी विल स्प्रेड द बटर, वो बटर फैला लेगी, वैसे स्प्रेड है नहीं फैलाना, ठीक है, या भी खेलना, सी विल स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड द बटर, BUTTER बटर, ठीक है। बनाओ इस सेंटेंस को, फिर मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ। स्प्रेड की स्पेलिंग सही है, आप जल्दी आगे बढ़ाओ। अगला सेंटेंस, ललित विल बेक द बैग्स, ये लिखो, या फिर या कोई अगला लिख दो सेंटेंस, सी विल स्वीप द फ्लोर, हाँ ये बनाओ, इसमें आपको नई सी सीखने को मिलेगी। सी विल स्वीप, स्वीप SWEAP, स्वीप ये था ना, स्वीप की स्पेलिंग, हाँ SWEAP स्वीप, सही पोछा लगाना, स्वीप द फ्लोर, FLOR फ्लोर, FLOUR फ्लोर वो होता आटा, ठीक है, ध्यान रखना। बनाओ जल्दी से, सी विल स्प्रेड द बटर, वो बटर को स्प्रेड कर लेगी, उसके बाद में सी विल स्वीप द फ्लोर, वो पोछा लगाएगी, ठीक है, चलो जल्दी करो यार, वो उसको फर्श को साफ करेगी, बताओ करो। मैं सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, द बटर विल, बी लगा दो, थर्ड फॉर्म, स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड होगी, स्प्रेडेड मत करना, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तीनों सेम, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों ही सेम होती है, ध्यान रखना है ना, ऑल फॉर्म्स आर इक्वल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों की तीनों इक्वल होती है। द बटर विल बी स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड बाय, किसके द्वारा, CNR, ठीक बिल्कुल। सी विल स्वीप द फ्लोर, क्या आ जाएगा, द FLOR, द फ्लोर विल, स्वीप की थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट, SWEPT, ध्यान रखना, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट स्वेप्ट, और बाय थर्ड फॉर्म तो लगी, क्या गलती की है बताओ बताओ बताओ, बी नहीं लगाया, लगाओ बी, द फ्लोर विल बी स्वेप्ट बाय, किसके द्वारा, बाय हर, और ये आता तो हिम, दे आता तो देम, ऐसे याद रखना भाई, दे भी आ जाता तो देम करना, जरूरी नहीं ये सारा का सारा सेम दे दे और सी का दे दे सर आपने तो सी नहीं करवाया पेपर में, दे आ गए तो वो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। पूछ ले भाई, मास्टर जी सिखाते हैं कि 3 और 5 ये 8 होते हैं, आप पेपर में जोड़ दे दी 4 और 3 कितने होते, आप वहां रट्टे के थोड़ी बैठ जाओगे कि 5 और 3 8 होते हैं, यही तो नहीं है, वो दूसरी कैसे आ गई, कॉन्सेप्ट तो सेम ही, इसमें भी 3 जुड़े तो 3 को आप 5 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ लो, बस बात तो वही है, जोड़ना सीख के ना सब आ गए उसी तरीके से, क्या करनी मैसेज पढ़ा है, जल्दी करो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ, लास्ट हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत टेंस और जिसका नाम क्या, फ्यूचर परफेक्ट।
ये करने के बाद में हमारी टेंस आधारित क्लास रेगुलर रूल्स कवर हो जाएंगे। क्या लिखोगे आप? फ्यूचर परफेक्ट। दिख तो अच्छा रहा आज भाई आपको? ठीक है, जल्दी करो करो, मिटा दो। अब वॉइस के लिए कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्लासेज आप करने के बाद में वॉइस को आपको कोई तकलीफ नहीं हो, एकदम सेम टू सेम आपको ऑफलाइन वाला फील अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऑफलाइन में जिस प्रकार से पढ़ते हैं ना हम स्कूल में बैठ के गुरुजी के आगे, उसी प्रकार से मैं आपको अच्छे से यहाँ गाइडेंस यहाँ से गाइड कर रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट हेडिंग डालो, रेड से लिख देते हैं, आप सबकी मांगे रेड से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट क्यों की कौन सा नंबर का होगा ये? अब एक तकलीफ है, बताओ सबसे पहले आपको 10 नंबर का नोट करवाना होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ गया। हाँ, ये तो बात है ना, किसी के माइंड में आई होगी। ठीक है, और दोनों के बाद चलो इसको बता देता हूं मैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर बताओ। एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या आएगी? सब्जेक्ट, विल या फिर सेल। बहुत अच्छी बात है भैया। बी, हाँ ये समस्या हो गई ना। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये किसकी पहचान है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? विल सेल के बाद में बी लग के फोर्थ फॉर्म लगती है। अब इसके अंदर बी आ गया और बी कैसी फॉर्म है? यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब, लिंक कर रही दोनों को। बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्लियर? ऐसे समझ लो। बाकी मैंने बताया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन उनमें तो आपने कहा सर कि नीचे जो फोर्थ नंबर के भाग होते हैं, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 नंबर पर आता वो। एक 4 नंबर पर, दूसरा 8 नंबर पर ओवरऑल में देखे तो। और हम 12 टेंसेज है तो उसको नंबर दिए हमने, प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के भी 4, फ्यूचर के भी 4, तो उसने ये 10 नंबर का। फ्यूचर का दूसरा भाग, इसका मतलब 4 प्रेजेंट के कवर हो गए, 4 पास्ट के हो गए, फ्यूचर का तीसरा हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या ध्यान रखना, इसके अंदर बी आती है। बी आने के इसमें लिखोगे नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस, नॉट पॉसिबल पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस, पी वॉइस का मतलब PASSIV, इतना लिख दोगे आप। पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता। समझ में? किसकी वजह से? बी आने का। और बी क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब लिंक कर रही है, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब की वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलो आगे। अब 11 नंबर पर आते हैं, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। मिटाओ इसको मैं। ठीक है, मिटाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा हेडिंग डाल के लिख देता हूँ जल्दी से। और हम लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। किसको लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। लिखो, टेंस का नाम लिखो FUTURE, तब तक वो लिख दोगे आप फ्यूचर परफेक्ट। और यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर नोट करवा देता। फ्यूचर परफेक्ट कितने नंबर का? 11 नंबर का। कितने नंबर पर आ गए हम? 11th नंबर। और 11th नंबर वाले का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। चलो इसको करो नोट। एक्टिव की स्ट्रक्चर लिखो इसकी। एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो एक्टिव की स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर क्या होगा? विल। बहुत अच्छी बात है, सेल सब में चलता है, चारों में। विल सेल, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट। और ये एक्टिव की पहचान है। पैसिव की पहचान क्या होगी? बस ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ले आए ऑब्जेक्ट को आगे, इतना करो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही सेम टू सेम। विल या सेल क्या आएगी? विल या सेल आ गई। उसके बाद में क्या लगाओगे? उसके बाद लगाएंगे हैव, फिर क्या लगाओगे? बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और बाय लगा के सब्जेक्ट। ये नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको, दिख रहा होगा लगभग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद विल है, विल और सेल, या विल है आएगा या फिर सेल है आएगा, उसके तुरंत बाद में बीन लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप देखो हैज है के बाद में बीन लगा, और तो यहाँ पर भी विल है सेल है के बाद में बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। ये बाय है यहाँ पर, फिर ये सब्जेक्ट। इतना आप समझना। दिख रहा होगा मेरे सामने, देख लेता हूँ। नहीं दिख रहा हो, देख लो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट विल सेल, और फिर हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट।
हो गया कवर। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो जल्दी करो। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई सेल हैव रिटन द बुक बाय मंडे। कब तक? बाय मंडे। ठीक है, ध्यान रखो। उससे पहले सिंपल एग्जाम्पल में और लिखवा देता हूँ, वी सेल हैव फिनिश्ड इंफॉर्मेशन द मैनेजर। हम मैनेजर की जो इंफॉर्मेशन है उसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है ना, वी सेल हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर। हम मैनेजर को इन्फॉर्म्ड कर चुके होंगे। मिटो, लिखो इसको, विल और सेल है, टाइम लग रहा होगा आपको। चलो इसको मिटा दें। इसका आपको पता है? ठीक है, ये लिख देते हैं एग्जांपल। पढ़ क्या रहे? पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। टेंस के आधार पर, और ये आज खत्म हो जाएगी। जल्दी करो। एग्जांपल क्या था? वी सेल हैव, वी सेल हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर, या बैंक पीओ कैसे भी लिख दो, MANAGER। हम मैनेजर को इन्फॉर्म्ड कर चुके होंगे, फ्यूचर के अंदर काम पूरा हो चुका होगा, तो इसके लिए क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट। और वैसे कोई सेंटेंस बनाओ इसका। ये तो एक्टिव का, पैसिव में क्या होगा? पैसिव बनाओ। ये तो लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले द मैनेजर आगे द बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, MANAGER। द मैनेजर विल, बिल्कुल विल है या सेल है? विल है लगेगा, बीन लगेगा, ये तो पहचान है, बस बीन ही लगाने, इसमें क्या करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखी परफेक्ट के अंदर, तीनों परफेक्ट में बीन ही लगता है। हैज है के साथ बीन, हेड के साथ बीन, और विल है और सेल है के साथ बीन। याद हो गए तीनों। इन्फॉर्म्ड बाय, इसके द्वारा वी का क्या हो जाएगा? अस। आज जाना चाहिए समझ में। बढ़ते आगे, चलो आगे बढ़ो। शी विल हैव स्वेप्ट द फ्लोर। सेंटेंस लिखो, शी विल हैव स्वेप्ट, SWEPT। शी विल हैव स्वेप्ट द फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। वो फ्लोर को पोछा लगा चुकी होगी। ठीक है, साफ कर चुकी होगी। शी विल हैव स्वेप्ट द फ्लोर। अभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, मैं इसको थोड़ा हटा दूंगा। इसका पैसिव वॉइस बनाओ पहले, आई सेल हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर। ठीक है, और उसके बाद हम लिखा हमने द स्टूडेंट्स विल हैव लर्न द चैप्टर। और इसका पैसिव वॉइस हम सबसे पहले, ये तो है सब्जेक्ट, ये विल या सेल है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द मैनेजर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस के अंदर चलो इसका बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? द मैनेजर। क्या आ जाएगा? द मैनेजर, MANAGER, द मैनेजर। उसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा विल या सेल। तो द मैनेजर, इसमें देखो आई के अकॉर्डिंग सेल लगा, लेकिन द मैनेजर के अकॉर्डिंग हम पे तो क्या लगाना होगा? विल। विल लगाया, फिर हैव लगा दिया, और विल और हैव, सेल हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले किसका प्रयोग करेंगे? बीन का। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, क्या हो जाएगी? इन्फॉर्म्ड। और उसके बाद में प्रीपोजिशन लगेगी बाय, और किसके द्वारा? आई यानी मी, है ना, मेरे द्वारा मैनेजर को इन्फॉर्म किया जा चुका होगा। द आई सेल हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर, यानी मेरे द्वारा मैं मैनेजर को इन्फॉर्म कर चुकी है, करूंगी, है ना, भविष्य के अंदर कर चुका होगा या कर लिया होगा, ऐसा कोई काम कह रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाएगा, फिर विल या सेल आ गया, उसके बाद बीन लग गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और फिर बाय लगा के आप आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? उस प्रकार से इस सेंटेंस को देखो कि स्टूडेंट्स जो चैप्टर है उसको लर्न कर चुके होंगे। तो सबसे पहले द चैप्टर, CHAPTR, द चैप्टर, और उसके बाद विल या सेल, तो विल, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? विल हैव। देखो विल या सेल दोनों में से एक लगाना है, या तो विल लगाओ या सेल। अब द चैप्टर के अकॉर्डिंग सेल तो आता आई और वी के लिए, तो द चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? विल हैव। तो द चैप्टर विल हैव, फिर बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, तो लर्न। ठीक है, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है, लिरंड भी होती है, दोनों होती है इसकी। आई हैव लर्न, और उसके बाद में आ जाएगा क्या? बाय, किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा चैप्टर को
लर्न किया जा चुका होगा, उस प्रकार से। द चैप्टर ऑब्जेक्ट था, उठ के आगे आ गए, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल दोनों में से एक आ गई विल है, फिर मेन वर्ब बीन लग गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लग गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। अगला सेंटेंस लिखो, अगला सेंटेंस आप लिखो, सी विल हैव स्वेप्ट। इस सेंटेंस को लिखो, सी विल हैव स्वेप्ट, SWEPT, सी विल हैव स्वेप्ट द फ्लोर। उसके द्वारा जो मतलब वह फ्लोर को साफ कर चुकी होगी, है ना, फर्श पर पोछा मार चुकी होगी। अब सबसे पहले क्या कर चुकी होगी, स्वेप्ट यानी साफ करना, किसका, पोछा करना, किसका, द फ्लोर, फ्लोर का। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को आप उठ के आगे लाओगे, द फ्लोर आगे आ गया, द फ्लोर के बाद विल या सेल दोनों में से एक, तो विल आएगा, फिर हैव लगा दो, मतलब विल या सेल हैव दोनों में से एक आएगा, ऐसे समझ लो ताकि आप हैव लगाना भूलो नहीं। द फ्लोर विल हैव, फिर बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्वीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्वेप्ट। तो ये खुद पढ़ी, ठीक है, स्वेप्ट, SWEPT, स्वेप्ट, और किसके द्वारा, बाय, किसके द्वारा, सी यानी हर। तो इतनी सिंपल बात है। अब पेपर में क्या करता है, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल समझा दिया आपको, 3 एग्जांपल्स में सिंपल आप समझ गए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। लेकिन पेपर में क्या कर देता है कि आपने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट उसे कहते हैं, हमने एक टेंस का भी नियम पढ़ा था जिसके साथ टाइम लगाओ, कि बाय मंडे, बाय संडे, है ना, बाय नेक्स्ट वीक, टुमारो, ठीक है, बाय आफ्टरनून, है ना, ऐसा कुछ आता है। मतलब जब इन द मॉर्निंग, जब इसके साथ में फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस के साथ में कोई समय ऐड कर लिया होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, तो उनका हमें समय को हम हमेशा पीछे रखते हैं, वो सेंटेंस भी हम देख लेते हैं ताकि घबराहट नहीं हो कि समय यदि इसके अंदर आ जाए। जब मैं ऐसे कह दूं कि आई सेल हैव इन्फॉर्म द मैनेजर बाय मंडे, मंडे तक मैं मैनेजर को इन्फॉर्म कर चुकी होगी, उस प्रकार से। तो समय आ जाए तो समय वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो टाइम आएगा उसको सेंटेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पीछे ले जाना, ठीक है, सेंटेंस के अंतिम में उसको लिख देना, बाकी सेम टू सेम चलेगा। क्लियर, चलो लिखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे, 2 सेंटेंस में साथ ही लिखता हूं कि सेंटेंस लिखो। सबसे पहला कि हम जो मैच है, वी शेल हैव वॉन द मैच बाय टुमारो, ठीक है ना, लिखो, वी शेल हैव द मैच, वी शेल, वी कहां लिखा, ये लिखा वी शेल हैव वॉन द मैच, आराम से लिखता हूं मैं, वॉन द मैच, वी शेल हैव वॉन द मैच, कब तक, बाय टुमारो, हम कल तक मैच जीत चुके होंगे। ये सेंटेंस है हमारा। अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप सीखो। सबसे पहले आपको, ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर द क्या जीत चुके होंगे, व्हाट एंड द मैच, मैच जीत चुके होंगे, बाय टुमारो आ गए, इसका बनाओ। सबसे पहले द मैच आगे उठ के आ जाएगा, द मैच ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल हैव, क्या लगेगा, विल हैव। और मैंने कहा था पैसिव में आपको क्या लगाना, विल और सेल हैव के बाद में बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन। क्लियर, और उसके बाद में किसके द्वारा, बाय अस, हमारे द्वारा, कब तक, बाय टुमारो। तो जो टाइम है उसको आपको सेंटेंस के अंत में लिखना, ये ध्यान रखना बस, बाकी सेम टू सेम जो चीजें वो चलती जाएगी। अगला सेंटेंस और लिखो कि यू विल हैव टॉट योर सिस्टर, लिखो सेंटेंस, यू विल हैव, TAUGST, हैव टॉट, तुम सिखा चुके होंगे, योर सिस्टर, इसको, तुम्हारी बहन को। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला आ गया, योर सिस्टर, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इंग्लिश लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो इसमें, कब तक, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब ये समय आ गया, इस समय को आप कैसे करोगे, तो लिखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा योर सिस्टर, योर सिस्टर आ गया, आगे योर सिस्टर। उसके बाद विल या सेल है, दोनों में से एक, तो विल है, सेल है तो लगेगा आई और वी के साथ में, ऐसे ध्यान रखना आपको। विल है, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट दे चुकी, ठीक है, एग्जाम्पल खुद दे रहा। फिर बाय किसके द्वारा, बाय यू, और इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, इसमें बाय लगा होता तो हम क्या करते हैं, बाय इन द मॉर्निंग, MORNING, बन गया। तो ये भी ध्यान रखो, इन दोनों को नोट करो, फिर आगे की तरफ।
अगला सेंटेंस लिखो। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं पानी पीता हूं। अगला सेंटेंस कि हम दीपावली तक घर बना चुके होंगे, उस सेंटेंस को लिखो। वी शैल हैव बिल्ट द हाउस बाय दीपावली। अभी दीपावली तक का उसने समय दे रखा, तो इस सेंटेंस में घबराने की जरूरत नहीं। सेंटेंस क्या पूछा पेपर के अंदर कि वी शैल हैव बिल्ट, BUILT, बिल्ट द हाउस बाय दिवाली या दीपावली। आया समझ में? देखो अभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? हम बना चुके होंगे, क्या बनाओगे? क्या, तो क्या का आंसर कौन देगा? द हाउस। तो हम घर बनाएंगे, तो व्हाट का आंसर दे रहा था, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाओ, द हाउस, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया, ठीक है। अब क्या लगाओगे? विल है या सेल है? तो हाउस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल है। द हाउस विल हैव, फिर बीन, घबराना नहीं, भूलना नहीं, बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ट किसके द्वारा? बाय, वी यानी अस, और कब तक? बाय दीपावली। अब ये बाय है, इसके लिए प्रीपोजिशन आया, और समय को कौन दर्शा रहा है? तो यहाँ पर बाय ये दूसरा प्रीपोजिशन और बाय दीपावली। लिखो इसको। अगला सेंटेंस जल्दी से, हम टाइम कम है, जल्दी से फटाफट इसको कवर करेंगे। अगला सेंटेंस जल्दी करो। अगला सेंटेंस लिखो। दे हैव रिटर्न द बुक्स बिफोर संडे, वो संडे से पहले मेरी बुक्स को लौटा चुके होंगे। क्या सेंटेंस है? दे विल हैव रिटर्न द बुक्स बिफोर संडे। सेंटेंस लिखो। बिफोर संडे इज फ्यूचर का समय। दे विल हैव रिटर्न, RETURNED, रिटर्न क्या? व्हाट? द बुक्स। रिटर्न द बुक्स, तो ऑब्जेक्ट वो बुक्स हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। द बुक्स कब? बिफोर संडे, संडे से पहले, बिफोर संडे। अब इसको करो नोट। अभी सेंटेंस में सबसे पहले द बुक्स को आगे ले, ऐसा नहीं आप बिफोर संडे को आगे ले आओ, टाइम पहले नहीं आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगी, तो टाइम है बिफोर संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। द बुक्स आगे आ गए, द बुक्स, फिर विल या सेल, विल हैव, बीन लगेगा, जल्दी करो, आप सीख चुके हो आप सब। बीन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न क्या? बाय किसके द्वारा? बाय देम, कब तक? बिफोर, उनके द्वारा, ठीक है ना, बिफोर संडे, बिफोर संडे। अब एक एग्जांपल मैं इसका होमवर्क देता हूं, और ये हमारा पास्ट जो आपका फ्यूचर परफेक्ट है वो भी खत्म हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का 1 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो इसको भी आप नोट कर लो। इसके अंदर समझ लेते हैं वापस। द हाउस ऑब्जेक्ट था, आगे आ गया, फिर विल है या सेल है, दोनों में से हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, फिर बीन लगा दिया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाय किसके द्वारा? हमारे द्वारा, और बाय टाइम आ गया इसके अंदर। आगे इसमें भी द बुक्स ऑब्जेक्ट था, आगे उठ के आ गया, विल या सेल है, दोनों में से एक लग गया, फिर बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद में देखो दे, क्या दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो देम होगा, यहाँ पर लग गया। उसके बाद बिफोर संडे टाइम था, तो टाइम सबसे पीछे हमने नोट कर लिया। मिटा देता हूँ आगे, और आगे बढ़ते। इनको आप अच्छे से लिख देना, और समय समय पर फ्यूचर परफेक्ट में इन्हीं सेंटेंस को देखना। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस में एक एक सेंटेंस को सोच करके लाया हूं, ताकि कोई समस्या ना हो। ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं अब हम, और आगे में हम एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। चलो उस सेंटेंस को लिखो। ही विल हैव रिटर्न, वो लिख चुका होगा, ठीक है ना। रिटर्न द लेटर, रिटर्न ए लेटर लिख दो, पता नहीं कौन सा लेटर, द लेटर में परफेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर ए लेटर, कब तक? बाय मंडे। मैंने टाइम आपको नोट करके दे, वो आने वाले सोमवार तक एक पत्र लिख चुका होगा। अब इसको भी आप जल्दी से नोट करो, ठीक है। अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका होमवर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। एक सेंटेंस और है जिसमें डाउट रहता है, वो मैं करवाता हूं। आई शैल हैव रिटर्न द बुक्स बाय मंडे। अब इस सेंटेंस को करो। आई शैल हैव
रिटर्न, सेंटेंस लिखा मैंने, आई सेल, इसको आप बना लोगे वैसे, आई सेल हैव रिटर्न, आई सेल हैव रिटर्न द बुक बाय मंडे, सोमवार तक मेरे द्वारा एक किताब लिखी जा चुकी होगी, ऐसे समझोगे। पैसिव में तो ये बनेगा, तो एक्टिव में क्या बनेगा, सोमवार तक मैं ये किताब लिख चुकी होंगी, क्लियर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले क्या लिख चुकी होगी, वो बुक, वाट, तो ये देखो द बुक आगे आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग विल या सेल, तो विल, हैव लगेगा साथ में, मेन वर्ब भी बीन लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न इसने दे रखी, रिटर्न। इसमें ये ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमने हैज हैव के बाद में बीन लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसी प्रकार से इसमें पास्ट परफेक्ट में भी हेड के बाद मेन बीन लगा के फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी सबसे पहले आपको हेड, सबसे पहले आपको हैव, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बीन लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। तो इन तीनों परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंदर बीन लगता है पैसिव वॉइस में, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। प्रेजेंट में क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव के बाद में बीन लगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या फिर शेल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। चलो अब जल्दी से करते हैं। रिटर्न किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, और कब तक, बाय मंडे। आगे समझ में, समय आप नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से समय भी आपको दे दे तो समय को आपको बाद में लगाना। दो बार बाय कैसे आया, ये बाय प्रीपोजिशन है, ये इस मंडे के साथ में आई हुई, और ये बाय प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्टिव केस रही थी, इसकी मी की बाय प्रीपोजिशन, ये मंडे की, ये आपको ध्यान रखना, ये पैसिव की है और ये समय को दर्शा रही है। तो अब हम यहाँ तक समझ चुके, अब हम बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बीन का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस। ये आपका होमवर्क है, ही विल हैव रिटन ए लेटर या ए बुक या ए नॉवल, कब तक, बाय मंडे या संडे, कुछ भी लिखो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, आप सभी मन में दोहराएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है। ओवरऑल ये हमारा 12 नंबर का टेस्ट होता है, टेंस होता है, सबसे लास्ट नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। शुरुआत की थी हमने 1 नंबर से, अब हम 12 नंबर पर आ गए, और इसका नाम है FUTURE, फ्यूचर, ठीक है, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है, फ्यूचर परफेक्ट NUOUS, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समय के साथ भविष्य में कोई काम जारी होगा। इसकी पहचान होती है, वो आप सभी को पता है कि सबसे पहले इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर आप सब लिखो, थोड़ा सा तिरछा लिख दिया, आप ध्यान रखेंगे। एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो एक्टिव की स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, क्लियर, उसके बाद में क्या आती है, सब्जेक्ट के बाद में आता है विल या फिर सेल, विल या सेल, ये तो सब में चलता है, विल या सेल। फिर क्या लगता है, हैव, विल सेल हैव, और फिर लगता है बीन। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी स्ट्रक्चर इसकी होती है, विल सेल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें सिंस और आपका फॉर लग के आपका टाइम भी लगता है। और कहीं कहीं जगह ये भी कहते हैं कि सिंस की जगह जो टाइम का पेयर है वो सिंस की जगह कौन बनाता है इसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, तो सिंस की जगह का किसका प्रयोग होता है, फ्रॉम का, यानी फ्रॉम और फॉर प्लस टाइम, या सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो ये देखने को भी मिलता है। पुरानी बुक्स में सिंस और फॉर मिलता है, हाल फिलहाल में जो बुक्स आई है उसके अंदर कहीं कहीं फ्रॉम का प्रयोग भी माना जाता है कि भविष्य के अंदर। ये टेंस में सीखा था अच्छे से कि फ्यूचर का टाइम डिनोट करने के लिए कौन सी दो वर्ब्स आपकी प्रीपोजिशन होती है, तो एक तो होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर, और उसके साथ सिंस की जगह भविष्य में प्रेजेंट, और आपका पास्ट में तो सिंस आता है, लेकिन फ्यूचर में सिंस की जगह किसका पेयर बनता है, वहां पर सिंस की जगह फ्रॉम यूज होता है, ये ध्यान रखना। तो इसके ऑब्जेक्ट में आगे आ जाएगा फॉर और फ्रॉम प्लस टाइम, या सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ध्यान से देखोगे किसका प्रयोग हुआ, बीन का प्रयोग हुआ। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि बीन एक लिंकिंग वर्ब होती है, और जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं तो लिंकिंग वर्ब का हम हमेशा पैसिव वॉइस कभी नहीं बनाते। लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम कैसे कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब और ट्रांजिटिव, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का हम किसी कभी भी पैसिव वॉइस संभव नहीं होता। इसके अंदर आप पैसिव वॉइस बना के यहाँ क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल, POSSIBLE,
BLE नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से जाना पूरी पैसिव वॉइस को, बेसिक से। आज हमारी 3rd क्लास थी, हमने प्रथम क्लास के अंदर बेसिक जाना, उसके बाद में हमने पास्ट को सीखा, और फिर हमने धीरे धीरे करके आज की क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर के 2 भाग जाना, जिसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनेट और उसके साथ में फ्यूचर परफेक्ट को समझा। और इसके अंदर 4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि 4 ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, और 12 में से 4 का टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो हमने 8 रूल ही समझा, 8 का ही पैसिव वॉइस बनता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसमें पहला भाग है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PPC का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ लिख देते हैं पूरा इसको, प्रेजेंट PRSENT प्रेजेंट, और एक परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप समझ जाओगे, आपको बताया मैंने क्लास में भी। और तीसरा था हमारा कौन सा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फिर होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो इसको मिटा के या पूरा लिख देता हूँ, इस घबराहट की जरूरत नहीं हो, ताकि ध्यान तो रख सको। ये फ्यूचर वाला तो समझ में है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बीइंग का यूज एक्टिव वॉइस में होने की वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब किस किस का नहीं बनता, नॉट पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस किस किस का नहीं बनता, ये आपको ध्यान रखना। तो किस किस का नहीं बनता, सबसे पहला 1 नंबर पर आता है आपका PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान रखना। ये समरी में बता रहा हूं लास्ट में। दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी होगी, फिर भी आज हम जानने का बैंड कर रहे हैं कुछ समय बाद में। तीसरा होगा आपका फ्यूचर। अब प्रेजेंट में चौथा भाग, पास्ट का भी चौथा भाग, फ्यूचर के 2 भागों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक तो फ्यूचर आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, MUOUS फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और 4th नंबर पर आता हमारा फ्यूचर अभी जाना जस्ट इरा, FUTURE फ्यूचर, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान आपको रखना। तो इन चारों का पैसिव वॉइस संभव नहीं। ठीक है, नॉट पॉसिबल, या ऐसे लिख दो, नॉट मेक पैसिव वॉइस, नॉट मेक पैसिव वॉइस, वी डज नॉट मेक पैसिव वॉइस, ऐसे लिख दो पैसिव वॉइस। अब जब ये लास्ट में आप इस नोट्स में देखोगे, ये सबसे लास्ट में लिखना है कि हमारे 12 में से 8 का ही क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपका क्या आता है, ये इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर बीन आता है, इसके अंदर भी बीन का प्रयोग, और इसमें बी का प्रयोग होता है। इसके अंदर केवल आता है बी, और इसके अंदर भी बीन देखने को मिलता है, क्योंकि ये टाइम के साथ होता है। इसमें भी बीन, और इसमें भी आपको बीन देखने को मिलता है। तो मैंने शुरू में कहा था, जहां पर बी और बीन देखने को मिले वो लिंकिंग वर्ब होती है, इनका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता। तो इन चीजों को आप अच्छे से नोट करो, और कल की हम क्लास में एडवांस लेवल में अच्छे से जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, साथ ही ऑप्टेटिव सेंटेंस को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को आने वाले दिनों में हम अच्छे से, आने वाली क्लासेस में अच्छे से एक एक करके उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आपको इनको समय पर लिखना और समय समय पर इनका रिविजन करना है। तब तक के लिए जय हिंद।